मैं अमित गौर आपके सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। लास्ट क्लास में मैंने केपी और केसी में रिलेशन बताया, बराबर। उसके बाद जो आगे का टॉपिक है इक्विलिब्रियम से ही संबंधित है, वो मैं जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने। उसके बाद पीएच वैल्यू, ये भी साम्य से ही संबंधित है। पीएच वैल्यू आता कैसे है और इसके बीच से कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ये सब मैं आपको आइडिया दूंगा। काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ सेटिस्फाइड हैं। अर्जुना क्लासेस में सीएफ रेंजर की क्लासेस बिंदास हैं, और जितने एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ले लें। 2-4 क्लास छूट रही है उसके लिए हम हैं, बाकी स्टूडेंट्स को तो मज़ा आ रहा है। तो चलिए, अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। बहुत से ऑलरेडी सेलेक्टेड लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, और बहुत से दूसरी कोचिंगों से जो पढ़ के आए उनको लेवल मिला, बोले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने बोला आ जाओ भाई। तो आइए, नया टॉपिक स्टार्ट। साम्य की बात हम कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे आयनिक साम्य की। यहीं से पीएच आएगा आपका। आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। मैं कुछ एक एग्जाम्पल दूंगा, उसको ध्यान से देखते रहिएगा। जब वो एग्जाम्पल आपको, मैंने पहले ही कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इसमें लिखा रहा है उसी से क्वेश्चन पिक करके दे, इसलिए एग्जाम्पल ढेर सारे बताता है मैं, राइट। और अभी देखते रहिएगा मैं कितने एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ आपको। आयनिक साम, आयनिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम है। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य, ये क्या होता है? साम्य तो साम्य है, लेकिन आयनों के बीच बना साम्य। एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, समझेंगे कि आयंस जो हैं वो कभी भी आपको सॉलिड स्टेज में यानी कि ठोस अवस्था में, द्रवीय अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेज में कभी नहीं दिखेंगे। सॉरी, ठोस अवस्था में कभी आयंस नहीं मिलेंगे, गैसीय अवस्था में कभी आयन नहीं मिलेंगे। आपको आयन मिलेगा तो सिर्फ लिक्विड स्टेज में मिलेगा। यानी कि पानी में हम कोई पदार्थ डालें, जैसे नमक NaCl को, तो वो अपने आयन में टूट जाएगा Na+ और Cl-। इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो सबसे पहला जो लाइन आई है वो आपको मिला विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्युत अपघट्य, इंग्लिश में क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ये क्या होता है? तो हमने लिख दिया पदार्थ जो जल में डालने पर, या जो जलीय माध्यम में, पदार्थ जो जलीय माध्यम में अपने आयनों में टूटता है, अपने आयन में टूटता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। टूटता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। substances which ionize in aqueous medium known as electrolytes। substances which ionize in aqueous medium known as electrolyte। पदार्थ जो जलीय माध्यम में अपने आयनों में टूटता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। यानी किसी पदार्थ को जब हम पानी में डाला, अगर वो आयनों में टूट गया तो विद्युत अपघट्य, सिंपल। अब देखिए, विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, 2 प्रकार है। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ए इज 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रबल विद्युत अपघट्य। और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो अपने आयनों में टूटते हैं, लेकिन पानी में डालने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप के होते हैं भाई।
आप बोलोगे कि सिलेबस में तो कहीं इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिया है, मत देने दीजिए। अरे हम और आप बैठे हैं, जीती जागती किताबें बनना है हमें, बराबर बोलता है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तो पदार्थ जो पानी में डाला अपने आयनों में टूट गया, विद्युत अपघट्य। दो प्रकार के हैं, 2 टाइप्स। इस प्रबल विद्युत अपघट्य जो 100%, देखिए 100% टूटता है जो अपने आयनों में, 100% आयोनाइज, जो 100% अपने आयनों में टूट जाता है, 100% आयोनाइज। और ये होता है आंशिक रूप से टूटता है, आंशिक रूप से, पार्शियली आयोनाइज, आंशिक रूप से जिसका आयनन हो, आंशिक रूप से आयनन, गागर में सागर, कम से कम शब्दों में पूरी बातें, पार्शियली आयोनाइज, पार्शियली आयोनाइज, जो बहुत ही कम, लाखों करोड़ों में एकाध अणु टूटता है। ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये दुर्बल। ये 100 में 100 डाला, फटाफट टूट गया, जुड़ना नहीं जानता। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, बहुत ही आंशिक रूप से टूटता है अपने आयनों में, पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस मीडियम। अब सोच के देखिए, जल के 55 करोड़ अणुओं में एक अणु H+ और OH- में टूटता है, तो जल दुर्बल विद्युत अपघट्य है। जल जो है 55 करोड़ अणुओं में एक अणु टूटता है तो दुर्बल है, और 55 के 55 करोड़ अगर कोई टूट जाए तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य, उदाहरण दे रहा हूं, हम बातें करें, दोनों को मैंने अलग अलग बता दिया है। अम्ल, प्रबल अम्ल कौन से हैं? जितने खनिज अम्ल हैं, एसिड, जितने अम्ल हैं, अकार्बनिक अम्ल बोलिए या खनिज अम्ल बोलिए। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 वगैरह वगैरह वगैरह, ये सभी प्रबल अम्ल हैं और 100 के 100% टूटते हैं। ये खनिज अम्ल हैं, इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। क्षार, प्रबल क्षार कौन से होंगे? बेस। तो याद रखिए, प्रथम और द्वितीय समूह का जो भी क्षार मिलेगा, प्रथम समूह में जैसे है सोडियम NaOH, ये क्षार है, KOH क्षार है, CaOH होल ट्वाइस क्षार है, ये सभी प्रबल क्षार होंगे। और होता है लवण सॉल्ट, ये भी जो है, ये जो सॉल्ट लिखा है ध्यान से देखिएगा आप, NaCl, KCl, KBr, K2SO4, आपको रटना नहीं है। मैंने बोला मैं एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा, आपको रटना नहीं है, जो रटना है वो मैं बता दूंगा। जैसे अम्ल आप याद रखें और क्षार याद रखें, ये आपके काम आएगा। तो प्रबल विद्युत अपघट्य वो होता है जो पानी में घोलने पर 100% टूट जाता है पूरी तरीके से। जैसे अम्ल, ये प्रबल अम्ल हो जाएंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब प्रबल अम्ल, जितने भी खनिज अम्ल हैं, HCl, H2SO4, HNO3, H3O4 वगैरह वगैरह वगैरह, जो काम का आएगा, एक एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको। प्रबल क्षार, प्रथम और द्वितीय समूह के जनरली सामान्यतः क्षार जो है प्रबल होते हैं, NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेस हुए। चूंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर बेस, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। साल्ट पूरा का पूरा टूट जाता है, ये भी आपके सिलेबस में अभी धीरे से मिलेगा, सबका उपयोग है। अब देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वे विद्युत अपघट्य जो आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विच पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस मीडियम नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। दुर्बल विद्युत अपघट्य, जैसे अम्ल की सबका उदाहरण है, दुर्बल विद्युत अपघट्य में अम्ल, इसे हम दुर्बल नाम दे देंगे, दुर्बल अम्ल, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य है। सभी दुर्बल अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। वीक एसिड्स, ऑल वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे जितने भी कार्बनिक हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड, दूसरा आ गया HCOOH फॉर्मिक एसिड, तीसरा मैंने लिख दिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड इत्यादि। ठीक है, दुर्बल अम्ल जो भी है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे। दुर्बल क्षार, ऐसे क्षार, वीक बेस,
दुर्बल क्षार, बहुत ही कम अपने आयनों में टूटेगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम। जितने छोटे साइज के मेटल हैं इस ब्लॉक के, बेरिलियम अगर हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये टूट ही नहीं पाता है इसलिए ये दुर्बल क्षार है। और अल्पविलेय लवण, अल्पविलेय लवण, अल्पविलेय लवण क्या है तो याद रखना, आप इतनी क्लासेस सब अटेंड करके देखोगे, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अल्पविलेय लवण। सामान्यतः जो भी हमें अवक्षेप देते हैं, जैसे AgCl का अवक्षेप आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, AgBr का अवक्षेप आपको मिलता है, सिल्वर सल्फाइड का अवक्षेप आपको मिलता है Ag2SO4, पोटेशियम सल्फाइड का मिलता है, लेड सल्फेट का अवक्षेप मिलता है। तो जिसका अवक्षेप मिलेगा वो अल्पविलेय लवण है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब उदाहरण हो गया दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और अल्पविलेय लवण। प्रबल विद्युत अपघट्य का एक उदाहरण हो गया प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग लिख दिया, प्रबल क्षार और सामान्य लवण स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया। देखिए सब एग्जाम्पल है, टक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए इसके बाहर कोई एग्जाम्पल खाप नहीं आएगा। जो मैंने कह दिया वो कह दिया, मुझे उम्मीद है, भरोसा है, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके काम नहीं आते, इसके आगे आपको बुक में भी दिखाई नहीं देते। तो इनको ध्यान से 2 बार देखिए स्क्रीनशॉट लेके, और इसके आगे बढ़ता हूँ। हम बात यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट टक से हो गया। अब देखिए विद्युत अपघट्य के बारे में जान गए, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में आप जान गए। यहीं से पीएच की मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन उसमें आपको अम्ल और क्षार के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अम्ल क्षार संकल्पना आपके सिलेबस में है और वो मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है और कैसे पहचानेंगे कि वो इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य में होगा कि नहीं। कल एक बच्चे ने मुझे, किसी ने लिखा कि सर कैसे पहचानेंगे अभिक्रिया साम्य में या नहीं। तो यहाँ देखिए, और आगे का भी मैं बताऊंगा। फिर जो आपका यक्ष प्रश्न है वो जिंदा है, कर्सर भी जिंदा है। तो आगे देखिए, हम अम्ल क्षार संकल्पना से अब प्रारंभ करते हैं। अब विद्युत अपघट्य समझ गए। अम्ल क्षार संकल्पना, अम्ल क्षार संकल्पना, एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अम्ल क्षार संकल्पना, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस में एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 3 टाइप्स, 3 प्रकार है इसके, 3 टाइप्स ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट, 3 प्रकार की अम्ल क्षार संकल्पनाएं हैं। पहला है आर्हेनियस का सिद्धांत। अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें है पहला आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पहला है। सेकेंड इज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड तथा लौरी का सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेड तथा लौरी, लेवरी भी बोल सकते हैं, लेवरी, लौरी का सिद्धांत। और तीसरा है लेविस कॉन्सेप्ट। 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए। तीसरा है लेविस कॉन्सेप्ट, लुईस का सिद्धांत, लेविस कॉन्सेप्ट, लुईस का सिद्धांत। मैंने देखा है कि बहुत सी जगह ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है तो वो बहुत दिक्कत जा रही है स्टूडेंट्स को। तो आप, मैं अभी भी कह रहा हूँ, थोड़े मोड़े पैसों के बारे में मत सोचिए, हम है ना। चलिए देखिए, तो पहला मैंने स्टार्ट किया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। बहुत ही
लिमिटेड था ये सिद्धांत, आर्हेनियस का सिद्धांत बहुत ही लिमिटेड था। अम्ल उसको कह दिया। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने पहले ही बताया कि बहुत लिमिटेड सिद्धांत है ये, बिना पानी में डाले आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में H+ का दान करे, H+ दाता अम्ल, बस खत्म बात। H+ डोनर सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, खत्म, बस यही सिद्धांत है। अम्ल क्या है? तो आर्हेनियस ने बताया वे पदार्थ जो जलीय माध्यम में H+ का दान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। मैंने लिख दिया H+ दाता इन एक्वस मीडियम, substance which can donate proton in aqueous medium known as acid। तो यहां पर एसिड का एग्जाम्पल लिया, तो देखिए HCl जैसे ही पानी में डाला आपको आयन टूट गया, और ये खनिज अम्ल है इसलिए प्रबल अम्ल है। H2SO4 पानी में डाला भाई, एक एक एग्जाम्पल में, इसीलिए ढेर सारे एग्जाम्पल लिखता है भाई, अगर मैं आलस करूंगा तो आप फिर कैसे देखेंगे। HNO3 नाइट्रिक अम्ल पानी में डाला, ये प्रबल अम्ल है। NO3- क्योंकि खनिज अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल है। H3PO4 बहुत ज़्यादा होगा, बहुत खुश हो गया अगर आपका पेपर सेलेक्ट करने वाला तो फास्फोरस अम्ल तक आ जाएगा। 3 प्रोटॉन है, 3 डोनेट किया। देखिए ये अणु उदासीन होता है, यहाँ 3 धन है तो यहाँ 3 ऋण ही होंगे। इससे आपको एक चीज़ और पता चलती है, इनकी संयोजकताएं, इनकी वैलेंसीज पता चल जाती है कॉम्प्लेक्स आयन की। और ये अम्ल था प्रबल अम्ल। कुछ दुर्बल अम्ल के उदाहरण देख लें भाई। अच्छा, एक चीज खास, बिल्कुल खास, मैंने लिखा केवल और केवल दुर्बल, यहां पर लिख देता हूं मैं ताकि आप बिल्कुल अलग से इसको नोट्स के फॉर्म में बनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, केवल और केवल, क्या लिखा? केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य ही, केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य ही, केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य ही, दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब दुर्बल अम्ल या क्षार, दुर्बल अम्ल या क्षार, क्योंकि ये भी तो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल अम्ल या क्षार। केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि दुर्बल अम्ल और क्षार साम्य स्थापित करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो कल जिस बच्चे ने लिखा था उसका आंसर मिल गया उसको। प्रबल कभी नहीं कर सकता, देखिए समझिएगा कैसे। मैंने लिखा प्रबल अम्ल, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये वापस नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। जैसे ही पानी में डाला खटाखट 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 टूट गया, जुड़ना नहीं जानता, ये झकना नहीं जानता, टूट गया सो टूट गया। बट आई एम सेइंग दैट ओनली एंड ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट मीन वीक एसिड और वीक बेस कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम। केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य ही साम्य स्थापित करते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार रहेगा तभी साम्य स्थापित करेगा। ओनली एंड ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट मीन वीक एसिड और वीक बेस कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम। यहाँ देखिए ये सभी प्रबल अम्ल थे, साम्य स्थापित नहीं किए। ये दुर्बल अम्ल है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। दुर्बल अम्ल ये टूटा, चूंकि दुर्बल अम्ल है, लाखों करोड़ों में एक अणु टूट रहा है, बेचारा एक टूटा, ऐसा टूटा पानी में बह रहा है, दूसरा टूटा बह रहा है, इधर उधर फैल रहा है। और जब तक ये टूटते रहेंगे यहाँ कोई फिर से ये मिल जाता है आकर, क्योंकि ये वीक है, स्लो है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। जैसे यहाँ साम्य का चिन्ह टूटा और फिर जुड़ गया, ये देखिए ये दोनों फिर से जुड़ के बना सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य ही साम्य स्थापित करते हैं। ये दुर्बल अम्ल साम्य स्थापित करेगा, केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य ही साम्य स्थापित करते हैं। भाई अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन साम्य स्थापित करता है। मैं नहीं करता, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार ही साम्य स्थापित करेंगे, प्रबल अम्ल कभी नहीं। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और ये कैसी अभिक्रिया है? दुर्बल अम्ल जो साम्य स्थापित कर रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों ओर हो सकती है। टक से स्क्रीनशॉट,
अब आगे देखिए, अभी मैं बता रहा हूं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। बस आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है? जो प्रोटॉन दान कर रहा है। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है? जो प्रोटॉन दान कर रहा है। ये सब अम्ल हैं, लेकिन ये प्रबल अम्ल है, ये साम्य स्थापित नहीं करता। और जो ये दे रहा है दुर्बल अम्ल, ये भी H+ दे रहा है, ये भी अम्ल है भाई, लेकिन दुर्बल अम्ल है। अब हम आते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्षार क्या होता है। आर्हेनियस क्षार भी बोल सकते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत पढ़ रहे हो आप, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये पढ़ रहे हैं आप। इसके अनुसार अब देखो, आप ये लिख दिया, क्षार क्या होता है? क्षार बेस, बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस मीडियम। क्षार वह पदार्थ होता है जो जलीय माध्यम में OH का दान करे। OH डोनर सब्सटेंस इन एक्वस मीडियम इज नोन एज बेस। अब यहाँ लिखा प्रबल क्षार, मैंने पहले ही कहा था स्ट्रॉन्ग बेस, SB लिख दिया, स्ट्रॉन्ग बेस। संकेतों को ध्यान में रखेंगे। प्रबल क्षार क्या होते हैं? जैसे NaOH, मैंने बोला था पहले और दूसरे समूह के बड़े तत्व, छोटे नहीं। ये OH डोनेट के 100% टूट रहा है। KOH पूरा का पूरा टूट गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट सेकेंड ग्रुप के जो भी आ जाए, Rb+OH-, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा का पूरा टूट रहा है। Ca++, अरे जिसके पास, सीधी सी बात है, जिसके पास OH होगा वही तो देगा। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस, दुर्बल क्षार जो OH देगा वो क्षार है। दुर्बल क्षार वीक बेस, लाखों करोड़ों में जो एक टूटते हैं तो वो निश्चित ही साम्य स्थापित करेंगे। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें टूटा भाई? अमोनियम+OH-, लाखों करोड़ों में टूट रहा है, इसलिए साम्य है। और दुर्बल क्षार जो छोटे तत्व हैं पहले और दूसरे समूह के, जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, साम्य स्थापित करेगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, मतलब इस एग्जाम्पल को तो मुझे हटा देना चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कभी कभी ये आ जाता है दुर्बल प्रबल, इसके बारे में और डिटेल अभी मैं दूंगा। ये कन्फर्मेशन नहीं है अभी कि इसको किस रूप में माना गया है, दुर्बल या प्रबल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षार है भाई। Al+++3OH-, ये देखिए। तो आर्हेनियस बस इतना सा था कि अगर पदार्थ को पानी में डाला, अगर OH+ दे दिया तो वो अम्ल है। H+ डोनर इन एक्वस मीडियम इज एसिड। और जो OH दिया क्षार, H+ दिया अम्ल, OH दिया क्षार, H+ डोनर एसिड, OH डोनर बेस, बस इतना याद रखना है। और वीक बेस ही केवल क्या कर सकता है? वीक बेस, वीक एसिड या साल्ट आपका साम्य स्थापित कर सकता है। टक से स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट में आ गए। पहला कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड था, इसी का एक्सपेंशन यानी कि विस्तृत रूप जो है वो दूसरा आएगा। तो मैंने पहला कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में लिख दिया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस फिर से लिख रहा है कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था? H+ डोनर, H+ दाता, पानी में H+ या तो दे या OH- एक्सेप्टर नोन एज। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था? एसिड H+ डोनर, सॉरी मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था। एसिड क्या था? जल्दी बोलो। अम्ल, H+ दाता, H+ डोनर। बेस क्या था? OH- डोनर। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। डोनर मतलब दाता, दान देने वाला, जलीय माध्यम में। H+ दिया अम्ल, OH दिया बेस। अब देखिए दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड तथा लोवरी का सिद्धांत, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसी का परिवर्धित फॉर्म है, परिवर्धित रूप। ध्यान से देखिएगा तो 1 मिनट में समझ जाइएगा। इसके हिसाब से एसिड क्या है, अम्ल क्या है, देखिएगा। H+ दाता तो है ही है, H+ दाता, या OH- ग्राही, यही अम्ल है। बस एक लाइन और जुड़ गया। पदार्थ जो जलीय माध्यम में,
पदार्थ जो जलीय माध्यम H प्लस का दान करे OH को ग्रहण करे अम्ल कहलाता है। H प्लस डोनर और OH एक्सेप्टर सब्सटेंस इज नोन एज एसिड इन एक्वस मीडियम। एग्जाम्पल देखिए, H प्लस दाता कौन कौन है अम्ल? H प्लस दाता, H प्लस डोनर, H प्लस दाता, अरे जिसके पास होगा वही तो देगा। जैसे HCl, HBr, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा, CH3COH, यहाँ सब एक साथ लिख दिया दुर्बल प्रबल, पहले वाले में समझा दिया हूँ। ये देखिए ये सब क्या है? H प्लस दे रहे हैं, तो ये सब H प्लस दाता अम्ल हैं। और ये भी अम्ल है OH ग्राही, OH एक्सेप्टर जो OH को बुला रहा है। OH को कौन बुलाएगा? OH माइनस है तो Na प्लस बुलाएगा और क्या बोलेगा? La, K प्लस, NH4 प्लस, जितने भी कैटायंस हैं Ca डबल प्लस, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये अम्ल है, क्योंकि OH ग्राही है, OH को बुलावेंगे, OH ग्राही अम्ल कहलाता है। H प्लस दाता भी अम्ल कहलाता है। ये थोड़ा सा इस ग्रुप को बढ़ा दिया। अब देखिए इसके अनुसार ब्रॉन्स्टेड लवरी अम्ल के अनुसार क्षार क्या है? बेस। क्षार या बेस किसको कहते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है? बेस मतलब OH दाता, वो तो होगा ही, OH दाता या H प्लस ग्राही जो H प्लस को ग्रहण करे। खासकर कहाँ? जलीय माध्यम में। OH डोनर सब्सटेंस, OH डोनर सब्सटेंस विच कैन बी डोनेट OH और एक्सेप्ट H प्लस एक्सेप्टर सब्सटेंस इज नोन एज बेस, बट इन एक्वस मीडियम। जल बिन सब सून, पूरा जग सूना है पानी के बिना। अगर हमें एसिड, बेस या साल्ट की पहचान करनी है तो हम उसको पानी में ज़रूर डालेंगे। बिना पानी में डाले आप अम्ल, क्षार और लवण की पहचान नहीं कर सकते। तो इसलिए जो कुछ भी प्रक्रिया हो रही है, जो कुछ भी प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू है, वो सब पानी में हो रहा है। बिन पानी सब सून, ये सब पानी में डाल रहे हो। अब आ जाइए ब्रॉन्स्टेड और लोवरी के अनुसार बेस क्या हुआ? जो OH दे दे, तो OH कौन कौन दे रहा है? OH दाता या OH डोनर कौन कौन है भाई? अरे जिसके पास है वही तो देगा। NaOH है देगा, KOH है देगा, CSOH है देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा, बरोबर देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल देगा, एटसेट्रा। और H प्लस एक्सेप्टर यानी कि H प्लस ग्राही। H प्लस ग्राही कौन होगा? H प्लस ग्राही कौन होगा? जो पानी में डालेंगे, H को बुलाएगा, ले बाबू इतिया, तो H प्लस आ गया। जो आ गया मतलब वो H प्लस ग्राही हो गया। जैसे Cl माइनस, Br माइनस, जितने भी एनायंस हैं, ऋण आयन हैं, ये सभी H प्लस को बुला रहे हैं। अब बोल रहे ले आ जाओ, जुड़ जाओ, ये सब क्या है? H प्लस ग्राही। तो अर्हेनियस सिद्धांत का थोड़ा सा विस्तृत फॉर्म क्या था? ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट। टक से स्क्रीनशॉट, फिर आगे तीसरा कॉन्सेप्ट। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों H और OH से संबंधित थे। अब मैं बताने जा रहा हूँ तीसरा सिद्धांत। यहाँ प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल को पहचान थोड़ी जरूरी है। एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखिए और आगे pH वैल्यू जब मैं बताऊँगा तो उसमें सब पूरा का पूरा काम आएगा। और pH के लिए मैं पूरा ग्राउंड तैयार करके बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े डेप्थ से आते हैं। pH बता दिया बन गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट ईयर 2017 में जो क्वेश्चन आया है, 2016-17 में देखिएगा, उसमें दिया है 10⁻⁻8 मोलर HCl का pH निकालो। साधारण तरीके से नहीं निकलता, एक्सेप्शनल केसेस उठा के दिए हैं। तो मैं जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, आई विल फुली एक्सप्लेन इन दिस क्लास। मैं इस क्लास में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा उसको, ताकि वो क्वेश्चन का आंसर भी आपको रट जाए। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में जाएं और बोले बस यही आंसर है, बात ख़त्म, समय बचेगा आपका और इससे क्वेश्चन बनेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है लेविस कॉन्सेप्ट, लुईस सिद्धांत। लेविस कॉन्सेप्ट, लुईस सिद्धांत, ये बिल्कुल अलग है। इसका कोई मतलब नहीं है आगे पीछे के दोनों, वहाँ दोनों रिलेटेड थे किससे? वहाँ दोनों संबंधित थे H प्लस और OH आयन से। इसका आयन से कोई मतलब नहीं। ये पहले ही खड़ा होकर कह दिया कि हम किसी के पीछे नहीं जाते और जो हम कहते हैं वही सही है। तो इसका भी सिद्धांत देख लें भाई। लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल
अम्ल, एसिड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर जलीय माध्यम, चूंकि आयन नहीं है इसलिए जलीय माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही करते हैं, ग्रहण करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। मैंने बोला ना, मैं बोल रहा हूँ कम शब्द लिख रहा हूँ, आप इस कम शब्द को लिखोगे। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही पदार्थ अम्ल होता है, लेकिन जब डेफिनेशन बोलोगे तो अपने आप लाइन खिंच जाएगी कि वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते अम्ल कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यून होना चाहिए। तो कौन कौन से अम्ल होंगे आइए देखते हैं। Cl, क्लोरीन आपके पास था, क्लोरीन का पास देखिए, भूखे पेट तो भजन नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से दान करेगा, राइट। तो भूखा होना जरूरी है परमाणु को या अणु को, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। अगर अष्टक पूरा हो गया तो वो कभी दान नहीं कर पाएगा, वो दान करेगा सॉरी ले नहीं पाएगा। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो और रोटी नहीं खा सकते, बराबर। लेकिन अगर पेट खाली है, 8 पूरे नहीं हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, कहीं कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये प्लस हो गया। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये लोन पेयर यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ब्रोमीन देखिए, इसके पास 7 हुआ करते थे, लेकिन एक किसी कारण से हट गया है, अब 6 है, ये प्लस साइन आ गया एक हटा, तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। लोन पेयर एक्सेप्टर सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे। आयोडीन में 7 थे, एक हटा दिया। H एक था, एक ही कक्षा है, वो भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो H प्लस भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। और एग्जाम्पल देखना भाई, अणु के रूप में आ रहे हैं। बेरिलियम बहुत छोटा सा था बेचारा, सहसंयोजी प्रवृत्ति का। अगर ये बेरिलियम क्लोराइड बना लिया, केवल केंद्रीय परमाणु पे आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, बेरिलियम में कुल जमा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, इसलिए ये अम्ल है। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये देखिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, फ्लोरीन में 7 थे, अष्टक पूरा हो गया। फ्लोरीन नहीं देखना है आपको, केंद्रीय परमाणु देखना है, और केंद्रीय परमाणु है बोरॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, बराबर। ऐसे ही AlCl3 भी है, AlCl3, BH3, ये देखिए हाइड्रोजन में तो एक ही कक्षा है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन जो बोरॉन था उसके पास 1 2 3 4 5 6 हुए हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, मतलब ये भी क्या है, अम्ल। लुईस के अनुसार, लुईस का जो सिद्धांत था केवल इलेक्ट्रॉन पर आधारित था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर। ये देखिए जैसे क्षार, बेस क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट डोनर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस। क्षार जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, देगा कौन, जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके बाद एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन, कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 7, एक कहीं से चुरा के लाया है ये, तो निगेटिव हो गया, लेकिन 8 पूरे हो गए और 4 लोन पेयर है, ये दे सकता है, ये क्या हो गया, बेस। ब्रोमीन देखिए यहाँ ध्यान से, ब्रोमीन के बाहरी कोष में 7 थे, एक कहीं से चोरी करके लाया और गाना गाया, इलेक्ट्रॉन चुरा के लाया हूँ, चल बैठे। मतलब इधर देखो, अभी बाकी बाद में सुनाते हैं ना, पहले सिलेक्शन दे दो फिर मेरे से गाना सुनिएगा। चलिए, आयोडीन माइनस, इसके पास भी ऑक्टेट हो गया। अब देखिए अणु की बात करें, जैसे मैंने कहा आपसे
अब अणु की बात करें, हम जल की बात करें, जल के अणु में देखिए ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, अष्टक तो पूरा हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसका दान दे सकता है इसलिए 4 है। ईथर देखिए भैया ध्यान से, ईथर भी 4 है। अमोनिया देख लो आप, NH3, ये भी क्या है भाई, ये भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है क्योंकि नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 है। एल्किलेमीन भी 4 है क्योंकि यह भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है। समझ तो आ गया होगा। अब आइए उसी की समरी बता दूं मैं एकदम शॉर्ट में कैसे याद रखें। एग्जाम्पल टक से शॉर्ट लीजिए और आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये तय है इन्हीं सबसे मिलेंगे। पिछले लेक्चर्स में भी जितने एग्जाम्पल मैंने दिया हुए हैं उसी में से पूरे क्वेश्चन निकले। आप उठा के देखिए, बिल्कुल देखिए पिछले बारों के पेपर्स, 2006 का पेपर या 8 जब हुआ था, फिर 2016, 2017, इसके बाहर का कहीं नहीं। इवन के PSC में मोस्ट निग्लेक्टेड पोर्शन इन मेंस PSC वो है साइंस। आपको लगता है कि साइंस का थोड़ा सा पार्ट है, क्या होगा, लेकिन सिलेबस बनाने वाले ने बड़ा ही खूब तैयारी की है। उसने कहा है आप सब पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक साइंस में मार्क्स कवर नहीं करिएगा टॉप मोस्ट पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, जैसे DC, DSP, AO मतलब लेखा अधिकारी वगैरह का। ठीक है, तो याद रखिए यही सिलेबस PSC में भी है, इतना डिटेल नहीं है, थोड़ा कम है तो राइट। तो देखिए समरी शॉर्ट में, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, आर्हेनियस। फिर उसके बाद मैं एक चार्ट टाइप बना देता हूं, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद आपने क्या देखा, ब्रॉन्स्टेन लोरी, ब्रॉन्स्टेन लोरी का कॉन्सेप्ट, और तीसरा था लेविस कॉन्सेप्ट। इसको ध्यान से देखते रहिएगा, लुईस सिद्धांत। ये क्या था, ये सिर्फ H पे, H और OH पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन H और OH। अम्ल, एसिड क्या था, अम्ल, H प्लस डोनर, खत्म, एक्वस मीडियम में, H प्लस दाता। क्षार क्या था, OH ग्राही, OH दाता, OH जो दान दिया पानी में, OH डोनर। अम्ल H दिया, अम्ल OH दिया, क्षार, खत्म। आर्हेनियस इसी का थोड़ा बड़ा भाई था। एसिड H प्लस डोनर है, H प्लस डोनर, H प्लस दाता, या OH एक्सेप्टर, OH ग्राही जो ले, थोड़ा सा बढ़ा दिया। बेस क्या था, क्षार, बेस। यहां सिर्फ है OH दाता, तो यहां भी लिखोगे OH दाता या डोनर, OH डोनर, और H प्लस एक्सेप्टर जो H प्लस ग्रहण करे, ग्राही। और ये इन सबसे जुदा था, इन सबसे अलग था। अम्ल किसको बोला यहां पर, अम्ल। एसिड किसको बोला, तो जो लोन पेयर डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर, सॉरी लोन पेयर एक्सेप्टर, एक ग्राही एक्सेप्टर, लोन पेयर ग्राही। क्षार क्या था, लोन पेयर डोनर, बेस इज लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर ही लिख देते हैं, लोन पेयर डोनर मतलब दाता, ये क्षार था। ये आपके सामने पूरा एसिड बेस कॉन्सेप्ट शॉर्ट समरी मैंने लिख दिया। बस इतना याद रखिए, जिसके पास है H है तो H देगा, HCl, H2SO4, CH3COH, OH है तो OH देगा, NaOH, KOH, ठीक है ना। तो ये सब देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगा, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी जल्दी एडमिशन लेते जाइए। एक अच्छी क्लासरूम आपको मिल रही है, सीनियर टीचर मिल रहे हैं, आप कभी पढ़ चुके हैं तब भी आप देख रहे हैं कि बहुत अलग चीज़ें हैं। देखिए, फील करिए, कुछ तो नया मिलेगा। सीनियर मोस्ट टीचर सब पढ़ा रहा है यहाँ आप लोगों को, तो निश्चित है फ़ायदा होगा। तो अभी भी बहुत समय है अभी आपकी तैयारी के लिए, हम आपके साथ हैं। ज़रूरत पड़ी तो दिन रात एक कर देंगे। और ये जो कोविड काल अभी चल रहा है बहुत तकलीफ़दायक है, इसमें आप दिन रात एक करिए, एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हों। चलिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।